बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ तो IFRS 16 की प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने के बाद आज हम जो है वो IFRS 16 की थ्योरेटिकल नॉलेज बाद में गेन कर रहे हैं। मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज आपको कन्वे कर दी गई थी, लेकिन स्टैंडर्ड जो है वो चीज़ों के हवाले से क्या बातें करता है, ये तमाम बातें आपको आज की क्लास के अंदर एक्सप्लेन की जा रही हैं। कुछ बातें आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी गई थी, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या है बेटा, लीज की डेफिनेशन। तो लीज की डेफिनेशन क्या है? A contract or part of the contract that conveys the right of use of asset, underlying asset, for a period of time in exchange for consideration। एक कॉन्ट्रैक्ट जिसके तहत क्या करता है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट प्रोवाइड करती है। तो ये लीज कॉन्ट्रैक्ट जो है ये खुद एक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, बल्कि किसी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट भी हो सकता है। तो मैंने इस पे आपको समझाया था परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वाला कॉन्सेप्ट। मैंने इस पर आपको समझाया था परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वाला कॉन्सेप्ट, अगर आपको याद हो। तो हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में एक से ज्यादा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो, जिसमें से एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो है वो क्या हो, वो लीज भी हो। जैसे मिसाल के तौर पर लेसोर लेसी को मशीन का राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट भी ट्रांसफर करता है, लेकिन साथ साथ उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होता है, साइन होता है। तो अब इसमें हम बोल सकते हैं जनाब कि ये एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है, एक सिंगल कमर्शियल ऑब्जेक्टिव के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एंटर हुआ है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन इसकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस एक से ज्यादा हैं, एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो है वो लीज रेंटल्स हैं, लीज पेमेंट्स हैं, और दूसरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो है वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाला पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो लीज या तो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है या पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। तो जब आपको लीज की मेजरमेंट करनी है तो आपको लीज कॉन्ट्रैक्ट की मेजरमेंट करते वक्त नॉन लीज कंपोनेंट को एक्सक्लूड कर देना है। मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं जनाब मशीन की लीज पेमेंट्स जो हैं वो तय हुई हैं 1.5 लाख रुपए पर ईयर फॉर एग्जांपल, समझाने के लिए, इसमें 30,000 रुपए जो है वो लीज, इस फिर 30,000 रुपए जो है वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस की फेयर मार्केट वैल्यू है। तो फिर आपको राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट कैलकुलेट करते हुए क्या करना है, 1.5 लाख में से 30,000 रुपए क्या कर देना है, माइनस कर देना है। So it means that the payment that belongs to right of use of asset is not 150,000. The payment that belongs to right of use of asset is rupees what, 120,000। तो फिर आपको उस केस में 120,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है बेटा। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा आप लोग? तो इसका मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा मुमकिन है कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक लीज कंपोनेंट हो और एक नॉन लीज कंपोनेंट हो। जिस कॉन्ट्रैक्ट में लीज कंपोनेंट और नॉन लीज कंपोनेंट हो, उस कॉन्ट्रैक्ट में से लीज कंपोनेंट आपको अलग करना है और नॉन लीज कंपोनेंट को आपने अलग कर देना है। क्या ये बात समझ में आती है बेटा आप लोगों को? रिस्पॉन्स कर दीजिए प्लीज। IFRS 15 को कनेक्ट कर दिया यहाँ पर बेटा। और बाज दफा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को अलग अलग करने के लिए ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करना पड़ता है, और ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करने के लिए आप बाज दफा क्या करते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू का प्रपोर्शन इस्तेमाल करते हैं, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस वाला कॉन्सेप्ट। तो हो सकता है वो स्टेट बाज दफा अगर 1.5 लाख रुपया दिया हुआ है और ये लिखा हुआ जाता है कि अगर ये एसेट जो है, ये एसेट अगर अलग से लीज पे दिया जाता तो ये लीज रेंटल चार्ज होता है 1,40,000 रुपए, और अगर ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट अलग से दिया जाता तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्ट पर जो पर मंथ पर ईयर हम चार्ज करते हैं वो 60,000 चार्ज करते हैं। तो 1,40,000 और 60,000 2 लाख रुपए क्या हो गई, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस का सम। फिर वही करना है, 1,40,000 को डिवाइड करना है 2 लाख से, मल्टीप्लाई करना है 1.5 लाख से, तो लीज पेमेंट निकल आएगी। 60,000 को डिवाइड करना है कितने से, 2 लाख से, मल्टीप्लाई करना है 1,50,000 से, क्या मिल जाएगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की पेमेंट निकल आएगी। तो एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस टू ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो ये तमाम बातें यहाँ अप्लाई हो सकती हैं, चीज ध्यान में रखिएगा। चाहिए बातें आपको वर्बली समझ में आ रही हैं बेटा या नहीं आ रही? जवाब दीजिए। तो a contract or part of a contract that conveys the right of use of asset for a period of time in exchange for a consideration। ठीक है जी, ओके। उसके बाद फाइनेंस लीज, a lease that transfers substantially all the risk and rewards incidental ownership of an underlying asset is known as finance lease।
फाइनेंस लीज वो लीज है जिसमें एसेट के सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स क्या होते हैं, सब्सटेंशियली ट्रांसफर हो जाते हैं किसको, लेसॉर से लेसी को। तो ये बहस किसके लिए है, याद होगा, फाइनेंस लीज या ऑपरेटिंग लीज की बहस किसके लिए, सिर्फ लेसॉर के लिए, ये बहस लेसी के लिए नहीं है। ये तमाम बातें आपसे हो चुकी हैं। ऑपरेटिंग लीज क्या थी, अ लीज दैट डज नॉट ट्रांसफर सब्सटेंशियली ऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स इंसिडेंटल टू ओनरशिप ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट इज नोन एज ऑपरेटिंग लीज। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वो डेट्स क्या है, एक टर्म इस्तेमाल होती है इंसेप्शन डेट ऑफ द लीज, ये वो डेट है जिसपे लीज एग्रीमेंट क्या होता है, फाइनलाइज होता है। ठीक है जी, तो इंसेप्शन डेट क्या है, the earlier of the date of lease agreement and the date of commitment by the parties to the principal terms and condition। ठीक है जी, तो वो डेट जिस पर पार्टीज क्या करेंगी, लीज एग्रीमेंट में क्या हो जाएंगी, इंटर हो जाएंगी। ठीक है जी, तो जिस डेट पर लीज एग्रीमेंट पे पार्टीज जो हैं वो क्या कहते हैं, एग्रीमेंट पर लीज एग्रीमेंट तक पहुंच जाएंगी, पार्टीज कमिटेड हो जाएंगी लीज एग्रीमेंट में एंटर होने के लिए, वो डेट क्या कहलाएगी, आपकी इंसेप्शन डेट कहलाएगी। ठीक है, ये वो डेट है जिस डेट पे आपने क्या करना है, लीज की टाइप को आइडेंटिफाई करना है बतौर ऑपरेटिंग लीज या फाइनेंस लीज। मतलब जब एग्रीमेंट सारा तय हो गया, लीज रेंटल्स तय हो गए, पेमेंट सारी तय हो गई, लीज पीरियड तय हो गया, नॉन कैंसिलेबल पीरियड तय हो गया, जीआरबी यूजीआरबी सब तय हो गया, तो फिर जाहिर सी बात है इस पॉइंट पर हम तय करेंगे ये लीज लेसॉर के लिए फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज। उसके बाद कमेंसमेंट, तो कमेंसमेंट क्या है जनाब, जिस डेट पर एसेट राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट लेसॉर कन्वे करता है किसको, लेसी को, द डेट ऑन विच अ लेसॉर मेक्स अंडरलाइंग एसेट अवेलेबल फॉर यूज बाय द लेसी। जिस डेट पे राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट कन्वे होगा लेसी को, वो डेट कहलाएगी कमेंसमेंट। कमेंसमेंट मतलब जहां से लीज टर्म काउंट होना शुरू हो जाएगी, जहां से लीज पीरियड शुरू माना जाएगा। ठीक है जी, ये आपके सामने। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड्स हैं, लीज टर्म को समझना जरूरी है। तो जरा ये इंपॉर्टेंट है, लीज टर्म, लीज पीरियड तय होना जरूरी है, जरा इसको मैं समझा दूं आपको। लिखा हुआ क्या है, द नॉन कैंसिलेबल पीरियड फॉर विच द लेसी हैज राइट टू यूज एन अंडरलाइंग एसेट टुगेदर विद बोथ। अब ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको समझने की जरूरत है बहुत ज्यादा। ठीक है जी, द नॉन कैंसिलेबल पीरियड फॉर विच the lessee has the right to use an underlying asset together with both periods conveyed by an option to extend the lease if the lessee is reasonably certain to exercise that option। ठीक है, अच्छा जी, periods covered by an option to terminate the lease if the lessee is reasonably certain not to exercise that option। अभी दो बड़ी टेक्निकल और इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं आज, ये चीज समझेगा बराए मेहरबानी प्लीज। बड़ी आसान बात है, मुश्किल बात नहीं है, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट है इसलिए आपको परेशानी हो सकती है। देखिए जनाब, यूजफुल लाइफ क्या कहते हैं, लीज पीरियड का और इकोनॉमिक लाइफ का फर्क तो मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब ये तवज्जो चाहिए होगी आप सबकी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन और एट। ठीक है जी, अब बहुत तवज्जो चाहिए आपको। लीज पीरियड, ऑप्शन टू एक्सटेंड,
क्वेश्चन, लीज पीरियड कितना लिया जाए? देखिए, नॉन कैंसिलेबल लीज पीरियड जो है वो एग्री हुआ है कितना, 4 साल। करेक्ट, करेक्ट, जवाब दे। नॉन कैंसिलेबल लीज पीरियड कितना एग्री हुआ है? आवाज ही नहीं आ रही बेटा। नॉन कैंसिलेबल लीज पीरियड कितना एग्री हुआ है? आप सबका रिस्पॉन्स चाहिए 4 साल। लेकिन 4 साल के एंड के पास 4 साल के एंड पर लेसी के पास ऑप्शन है कि वो उसको मजीद 4 साल के लिए क्या करे, रिन्यू कर ले, एक्सटेंड कर ले। तब यहाँ पे पूछने वाला है, पूछ रहा बताओ लीज पीरियड 4 साल लिया जाए या 8 साल लिया जाए? जवाब क्या है? जवाब बड़ा सिंपल है, इस लाइन को दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है जी। द नॉन कैंसिलेबल पीरियड फॉर विच अ लेसी हैज द राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट अंडरलाइंग एसेट। लीज पीरियड वो नॉन कैंसिलेबल पीरियड है जिसमें लेसी के पास राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट है। तो 4 साल तो पक्का हो गया ना, मतलब कम से कम 4 साल तो लीज पीरियड मानना पड़ेगा ना। यस और नो? जवाब दो। क्योंकि जो नॉन कैंसिलेबल पीरियड है वो लीज पीरियड है, तो कम से कम 4 साल को तो क्या मानना पड़ेगा, लीज पीरियड मानना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1। अब अगला पॉइंट पढ़ो, अब सिर्फ पॉइंट ए पढ़ना। periods covered by an option to extend the lease if the lessee is reasonably certain to exercise that option। क्या मतलब? लीज पीरियड में ठीक है जी, लीज पीरियड में फर्दर एक्सटेंडेबल पीरियड भी शामिल कर दो अगर लेसी इस जगह पर, इस पॉइंट पर इरादा रखता है लीज को एक्सटेंड करने का। यानी लेसी अगर अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, वो बात यहां मालूम है, इस पॉइंट पे मालूम है, इस पॉइंट पर। तो इसका मतलब क्या है? अगर लेसी सर्टेन है एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज कि वो, लेसी सर्टेन है एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज के वो मजीद 4 साल क्या करेगा, लीज को एक्सटेंड करेगा। और लेसोर को इस बात पे कोई एतराज नहीं, क्योंकि लेसोर ने ऑप्शन दे दिया, लेसोर की तरफ से रजामंदी मिल गई। अब लेसी ने तय करना है कि उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करे ना करे। तो अगर एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज 0 पॉइंट पर लेसी इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के बारे में क्या है, सर्टेन है, तो फिर लीज पीरियड कितना हुआ, 4 साल या 8 साल? जवाब दें। 8 साल। और जब उसको, और वो सर्टेन जब होगा जब उसको मजीद 4 साल को इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। वो ऑटोमेटिक अनसर्टेन हो जाएगा अगर उसको अगले 4 सालों में कोई इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा होगा। क्या ख्याल है? सही है। अच्छा जी। लेकिन अगर लेसी जो है वो एट द इंसेप्शन जो है वो अनसर्टेन है कि वो 4 साल के एंड पर लीज को एक्सटेंड करेगा या नहीं करेगा, तो फिर लीज पीरियड कम से कम कितना मानना पड़ेगा, 4 साल। ठीक है जी, ओके, क्लियर? कोई मुश्किल बात नहीं। एक और केस समझते हैं, एक और केस समझिएगा प्लीज। ठीक है जी, अब बताइए जरा सब लोग। देखिए, लीज पीरियड तो कितना है, 8 साल है।
नॉन कैंसिलेबल लीज पीरियड कितना है बेटा? 8 साल। लेकिन ये नॉन कैंसिलेबल लीज पीरियड जो है ना, ये एक ऑप्शन दे रहा है 5 साल के एंड पर। ऑप्शन 2 टर्मिनेट द लीज। जवाब दे। यानी इनिशियली नॉन कैंसिलेबल पीरियड कितना तय हुआ है? 8 साल। लेकिन इस 8 साल के दरमियान 5 साल के एंड में एक ऑप्शन है कि लेसी चाहे तो 5 साल के एंड पर लीज को टर्मिनेट कर दे। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब लीज पीरियड कैसे तय होगा? जरा अल्फाज पढ़ेगा, अल्फाज बड़े इंपॉर्टेंट है। बी पॉइंट पढ़ रहा हूं। द नॉन कैंसिलेबल पीरियड फॉर विच अ लेसी हैज द राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट underlying asset together with both periods covered by an option to terminate the lease if the lessee is reasonably certain not to exercise that option। अगर नॉन कैंसिलेबल पीरियड 8 साल है और इसके बीच में 5 साल के एंड पर लीज को टर्मिनेट करने का ऑप्शन आता है और लेसी उस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा, ये बात स्टार्ट में इंसेप्शन पे सर्टेन है, तो फिर लीज पीरियड 8 साल है। लेकिन अगर स्टार्ट में ये बात सर्टेन है कि लेसी टर्मिनेशन वाले ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेगा, तो फिर लीज पीरियड कितना हुआ? 5 साल। क्लियर सबको बेटा बात? ये डेफिनेशन क्लियर हो रही है सब लोगों को? The non-cancelable period for which lessee has the right to use an underlying asset together with both periods covered by an option to extend the lease। यानी लीज पीरियड में एक्सटेंशन शामिल हो जाएगी अगर इंटेंशन है लेसी की एक्सटेंड करने की एट द स्टार्ट, एट द इंसेप्शन, और अगर लेसी के पास लीज को टर्मिनेट करने का ऑप्शन है तो जो पीरियड टर्मिनेशन के बाद वाला है वो भी लीज पीरियड में काउंट होगा अगर लेसी का लीज को टर्मिनेट करने का कोई इंटेंशन नहीं है। क्लियर और नॉट? अच्छा जी सर, एक सवाल करते हैं। वो सवाल क्या? बड़ा सिंपल सवाल है सर। पहला वाला केस आपने बताया लीज पीरियड कितना था? 4 साल नॉन कैंसिलेबल, और 4 साल के एंड पर लीज को एक्सटेंड करने का ऑप्शन था। अच्छा जी, लेसी का शुरू में कोई इंटेंशन नहीं था लीज को एक्सटेंड करने का, लेकिन 4 साल पूरे होने के बाद अब उसका इंटेंशन हो गया अगले 4 साल के लिए, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। बड़ा सिंपल वे हो गया कि शुरू के 4 साल आप लीज जो राइट ऑफ यूज ऑफ कैपिटलाइज किया है वो 4 साल के एंड पे फुली क्या हो चुका होगा? डेप्रिशिएट हो चुका होगा, और वो लायबिलिटीज 4 साल की पूरी सेटल हो चुकी होंगी। और अगर अब अगले 4 साल का मजीद इंटेंशन बनता है तो जो अगले 4 साल का राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट है उसकी निकालो प्रेजेंट वैल्यू और क्या कर दो बेटा? कैपिटलाइज कर दो, न्यू लीज बन जाएगी। कोई टेंशन नहीं, उसको न्यू लीज ट्रीट कर लो। कोई मुश्किल बात नहीं, आसान बात है। ठीक है, उसके बाद 8 साल नॉन कैंसिलेबल पीरियड था लेकिन लेसी का इंटेंशन है लीज को टर्मिनेट करने का, तो लीज पीरियड उसने कितना काउंट किया? 5 साल सेकंड केस में। लेकिन 5 साल के एंड पर पहुंचने के बाद उसने अपना ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया, कोई बात नहीं, तो रिमेनिंग 3 साल की निकालो क्या? प्रेजेंट वैल्यू, उसको फिर कैपिटलाइज कर दो अगर वो अपना ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करता तो। हाँ जी, कोई मुश्किल बात, कोई परेशानी वाली बात? रिस्पॉन्स दे दें सब लोग बेटा। सेकंड केस बड़ा सिंपल है ना मास। लीज पीरियड कितना है नॉन कैंसिलेबल? 8 साल। 5 साल के एंड पे लीज टर्मिनेट करने का ऑप्शन है, तो अगर लेसी का लीज को टर्मिनेट करने का इंटेंशन है तो लेसी लीज पीरियड कितना काउंट करेगा? 5 साल। लेकिन 5 साल पूरे होने पर उसका इंटेंशन 5 साल पूरे होने पर उसका इंटेंशन हो गया, 5 साल पूरे होने पर अगर उसका इंटेंशन लीज टर्मिनेट ना करने का हो गया तो फिर वो 3 साल और कंटिन्यू कर लेगा ना, तो फिर वो 3 साल को अलग से क्या करे? काउंट करे, अलग से निकाले उसकी प्रेजेंट वैल्यू, अलग से राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट कैपिटलाइज कर दे, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर उसका शुरू में इंटेंशन था टर्मिनेट ना करने का तो फिर उसको शुरू से लीज पीरियड कितना रखना चाहिए बेटा? 8 साल।
अच्छा सवाल क्या है, 4 साल पूरे होने से पहले अगर इंटेंशन हो गई एक्सटेंड करने की लीज पीरियड, तो फिर वो डिफरेंट सिनेरियो बनेगा बेटा, वो अलग चीज है, वो एक और सिनेरियो बन जाएगा, मॉडिफिकेशन और मुख्तलिफ किस्म की और सिचुएशन बन जाएंगी उसके अंदर। ठीक है जी। नहीं बेटा नहीं है, ये नहीं है। सही है। आप स्टडी टेक्स, इसके लिए आप क्या करो, स्टडी टेक्स रेफर कर लो, स्टडी टेक्स में जो कुछ भी है वो है बस। लेकिन जो पॉइंट्स आपके सिलेबस में होंगे एग्जामिनेशन क्लास से इंपॉर्टेंट होगा मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है। मैंने शुरू में क्यों नहीं पढ़ाया, लीज की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो एक दफा लीज की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो फिर ये बातें अब मुझे समझाना मुश्किल नहीं है ना, आपका समझना मुश्किल नहीं है, आप खुद रिस्पॉन्स दे रहे हो मुझे। देखो शुरू में समझता ये बातें अजीबोगरीब लगती हैं, यार क्या बातें हो रही हैं, तो लीज प्रैक्टिस कर ली, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, थ्योरी कंप्लीट करना कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई मुश्किल बात ही नहीं। क्या ख्याल है, आप बताइए, आप मुझे बताइए, आप बताइए, आपको कोई मुश्किल लग रहा है कुछ ऐसा इसके अंदर? ठीक है, वो जो आप बोले वो रीअसेसमेंट और मॉडिफिकेशन वाला टॉपिक आता है, रीअसेसमेंट ऑफ लीज और मॉडिफिकेशन ऑफ लीज, यानी रीअसेस करना और मॉडिफिकेशन ऑफ लीज को कंसीडर करना, लीज मॉडिफाई कर देना, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई हो जाना, ये दो अलग अलग बात है। ठीक है, ओके। उसके बाद इकोनॉमिक लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ क्या है, अभी वही फर्क है इकोनॉमिक लाइफ का और यूजफुल लाइफ का। इकोनॉमिक लाइफ एक एसेट की वो टोटल लाइफ है जिसमें एक या एक से ज्यादा यूजर्स उस एसेट का इकोनॉमिक बेनिफिट ले सकते हैं। मतलब अगर फर्ज कर ले एसेट की इकोनॉमिक लाइफ 8 साल थी और आपने उसको एक्वायर किया लीज पे 4 साल के लिए, तो 4 साल के एंड पर लीज एक्सपायर हो जाएगी, एसेट लेसी से लेसोर को वापस चला जाएगा। अब लेसोर के पास ऑप्शन है या तो वो उस एसेट को डिस्पोज ऑफ कर दे या फिर वो किसी और को लीज पे दे दे। तो हुआ क्या, एक एसेट की लाइफ जो है वो एक से ज्यादा यूजर्स क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, जो उसकी टोटल लाइफ थी। तो लिखा हुआ क्या है, इकोनॉमिक लाइफ इज आइदर the period over which an asset is expected to be economically usable by one or more users। या तो इकोनॉमिक लाइफ को एक यूजर ही कंज्यूम कर लेगा, तो अगर उस एसेट की इकोनॉमिक लाइफ 8 साल थी और 8 साल ही आप ये लीज पे इस्तेमाल कर ले उसको, तो फिर आपने पूरी उसकी इकोनॉमिक लाइफ कंज्यूम कर ली। लेकिन उसकी लाइफ अगर 8 साल थी और आपने लीज पे लिया था उसको 4 साल की, तो आपके लिए यूजफुल लाइफ कितनी हुई, 4 साल हुई। और अगर आप उसको एक्सटेंड करते तो अलग बात है, लेकिन अगर आप एसेट वापस कर देंगे तो फिर लेसोर खुद उसको यूज करेगा, लेसोर उसको बेच देगा, कोई और उसको यूज करेगा, लेसोर किसी और को लीज पे दे देगा, कोई और यूज करेगा। तो इकोनॉमिक लाइफ वो लाइफ होती है जहां पर एक एसेट को यूज करने वाला या तो एक सिंगल यूजर इसको यूज कर लेगा या मोर देन वन यूजर्स क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे। द पीरियड ओवर विच एन एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी इकोनॉमिकली यूजेबल बाय वन और मोर यूजर्स, और the number of production or similar units expected to be obtained from the asset by one or more users। वही है ना, लाइफ डिफाइन होती है तो टाइम में, पॉइंट ए जो है वो टाइम को डिफाइन कर रहा है और पॉइंट बी जो है वो यूजेज है, वही यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन आवर मेथड, ये सारी बातें आपको पता है। यूजफुल लाइफ या इकोनॉमिक लाइफ डिफाइन हो रही है पॉइंट ए में टाइम में, और पॉइंट बी में डिफाइन हो रही है किसमें, यूनिट्स में या आवर्स में। कोई मुश्किल बात बेटा, तो क्लियर, बस एक एक चीज क्लियर करते हुए चले जाएं, बस कोई इसके अंदर कंफ्यूजन ना हो आपको। हाँ जी, बोलते जाएं बस। क्लियर है सबको बेटा यहां तक? ओके। उसके बाद यूजफुल लाइफ क्या है, यूजफुल लाइफ इज द पीरियड ओवर व्हिच एन एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी available for use by an entity or the number of production or similar units expected to be obtained from an asset by an entity। एक यूजर किसी भी एसेट को कितना इस्तेमाल करेगा, एक यूजर। तो यूजफुल लाइफ किसी एक यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, इकोनॉमिक लाइफ जो होगी वो एक से ज्यादा यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। तो अब सिनेरियो नंबर 1, एसेट की इकोनॉमिक लाइफ कितनी है, 8 साल। जवाब दीजिएगा मुझे, हमने एसेट को लीज पे कब, कितने, हमने एसेट को लीज पे लिया 4 साल के लिए, और 4 साल के एंड पर हमारे पास कोई रिन्यूअल ऑप्शन नहीं है।
कोई रिन्यूअल ऑप्शन नहीं है, तो नॉन कैंसिलेबल पीरियड कितना हुआ? नॉन कैंसिलेबल पीरियड कितना हुआ? 4 साल। कोई जल्दी रिस्पॉन्स देगा। और इकोनॉमिक लाइफ 8 साल। तो बताइए इस केस में हम यूजफुल लाइफ कितनी माने? इस केस में हम यूजफुल लाइफ कितनी माने? 4 साल। तो इस राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट को हम कितने साल पे डेप्रिशिएट करें बेटा? 4 साल पर। गुड। लेकिन अगर मैं आपको एक एडिशनल खबर दूं, वो क्या है कि यार 4 साल के एंड पर हमने इस पूरे एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू पे कर दी है, बीपीओ के जरिए इसको परचेस कर लिया है, या जो हमने लीज पेमेंट्स की हैं वो एग्जैक्टली फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर है, तो 4 साल के एंड पे हम इस एसेट के मालिक बन गए। अब बोलो, तो भले लीज पीरियड 4 साल के एंड पे खत्म हो जाए, तो अब 4 साल लीज पीरियड है, 4 साल यूजफुल लाइफ नहीं है। क्यों? क्योंकि एसेट की मिल्कियत मिलने से हम उसको मजीद 4 साल इस्तेमाल करने के काबिल हुए कि नहीं हुए? बताइए। तो इस केस में लीज पीरियड 4 साल है, इकोनॉमिक लाइफ 8 साल है, और यूजफुल लाइफ भी 8 साल है। तो अब अगर ऑनरशिप मिल जाएगी, भले लीज पीरियड कितना हो, 4 साल हो, एसेट को कितने से डेप्रिशिएट करेंगे बेटा? 8 साल से। क्या ये सारी बातें सबको क्लियर हो रही हैं? जबरदस्त। चलें अगला सिनेरियो। इकोनॉमिक लाइफ 8 साल, नॉन कैंसिलेबल पीरियड जो है वो 4 साल, विद द ऑप्शन ऑफ एक्सटेंशन फॉर फर्दर 4 इयर्स। ठीक है जी। और लेसी सर्टेन है कि वो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा। तो अब बताइए, इकोनॉमिक लाइफ 8 साल, लीज पीरियड भी 8 साल, यूजफुल लाइफ भी 8 साल। क्या ख्याल है? ठीक है। अच्छा, लीज क्या कहते हैं, इकोनॉमिक लाइफ 8 साल, नॉन कैंसिलेबल लीज पीरियड 4 साल, और 4 साल के एंड पे रिन्यूअल का ऑप्शन है, लेकिन लेसी इस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा और एसेट वापस लौट के चला जाएगा लेसोर के पास। अब बोलिए, इकोनॉमिक लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ 8 साल, इकोनॉमिक लाइफ, एसेट की लाइफ तो 8 साल है ना बेटा, लीज पीरियड 4 साल, लीज पीरियड 4 साल, हम इसको कितना यूज कर पाएंगे? 4 साल यूज कर पाएंगे। तो यूजफुल लाइफ भी कितनी? 4 साल। इस सिनेरियो में यूजफुल लाइफ 4 साल, लीज पीरियड भी 4 साल, और और इकोनॉमिक लाइफ 8 साल। अच्छा, अगर ये बात कंफर्म ना हो कि लेसी, देखिए समझेगा, एक आपको एक और बता रहा हूं बात, अगर ये बात कंफर्म ना हो कि लेसी एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड जो है वो एसेट का ओनर बन जाएगा, तो फिर यूजफुल लाइफ जो होगी वो लीज पीरियड या इकोनॉमिक लाइफ दोनों में से किसी एक के बराबर होगी, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। जैसे कि लीज पीरियड 4 साल था, इकोनॉमिक लाइफ 8 साल थी, 4 साल के एंड पे जो था वो लीज रिन्यू करने का ऑप्शन था, लेकिन लेसी ने उसको रिन्यू नहीं किया और 4 साल के एंड पे एसेट वापस हो गया, तो लीज पीरियड 4 साल था, लेसी ने उसको कितना यूज किया? 4 साल ही यूज किया। बात क्लियर? जवाब दे। तो ये तमाम सिचुएशंस आपके सामने है बेटा। अच्छा जी, अब ये आपके सामने सिनेरियोज आ गए हैं। जरा अगर आप वाकई 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 आप मेरी बात समझें तो जरा ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व करके बताइए मुझे।
हाँ जी बताइए क्या आंसर आया। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें हमने एसेट को लीज पे एक्वायर किया कितने साल के लिए, 6 साल के लिए, और 6 साल के एंड पर हमारे पास ऑप्शन है उसको मजीद 4 साल के लिए एक्सटेंड करने का। तो अगर हम मान लें 10 साल उसकी इकोनॉमिक लाइफ है तो 10 साल इकोनॉमिक लाइफ हो गई। ठीक है जी। तो अगर हमारा इंटेंशन नहीं है लीज को एक्सटेंड करने का तो फिर लीज पीरियड कितना हुआ, 6 साल। ठीक है जी। तो अगर इंटेंशन नहीं है तो लीज पीरियड कितना है, 6 साल। ऐसा ही है। और अगर इंटेंशन है लीज को एक्सटेंड करने का तो फिर लीज पीरियड हमारे लिए कितना हो जाएगा, 10 साल। क्या ये बात सबको क्लियर है बेटा? से लिमिटेड एक्वायर्ड, हुसैन रजा से जवाब नहीं मिल रहा मुझे। से लिमिटेड एक्वायर्ड अ प्लांट ऑन लीज फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years. Say Limited has a right to extend the period of lease for further 4 years. At the end of 6 years, you are required to calculate the lease term, assuming that S Limited has no intention to extend the period. यानी कोई इंटेंशन नहीं है लीज एक्सटेंड करने की, तो 6 साल के एंड पे लीज एंड हो जाएगी। और अगर इंटेंशन है तो फिर मजीद 4 साल के लिए क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। तो टोटल लीज पीरियड कितना हो जाएगा बेटा, 10 साल। ठीक है जी। अगला सवाल, बी लिमिटेड एक्वायर्ड अ सेकंड हैंड प्लांट, द टोटल लाइफ आप इसको एक मिनट सॉल्व कीजिए। हाँ जी बेटा बताइए जरा। तो आपने क्वेश्चन नंबर 3 देखा, बी लिमिटेड एक्वायर्ड सेकंड हैंड प्लांट, द टोटल लाइफ ऑफ सच न्यू प्लांट इज 12 years. The plant has already been used for 4 years by previous users. तो प्लांट जब नया खरीदते तो टोटल लाइफ कितनी थी, 12 साल। ये 12 साल क्या होगी, इसकी इकोनॉमिक लाइफ होगी। द प्लांट हैज ऑलरेडी बीन यूज फॉर 4 years. 4 साल उसकी लाइफ जो है कोई और कंज्यूम कर चुका है, प्रीवियस यूजर। बी लिमिटेड इंटेंड्स टू यूज द प्लांट फॉर 5 years. और बी लिमिटेड का इंटेंशन है कि वो उस प्लांट को कितना यूज करे, 5 साल। तो अगर हम 12 में से 4 साल निकालें तो रिमेनिंग इकोनॉमिक लाइफ कितनी बचती है हमारे पास बेटा, 8 साल। यस और नो? सही है। द प्लांट हैज ऑलरेडी बीन यूज फॉर 4 years. बी लिमिटेड इंटेंड्स टू यूज द प्लांट फॉर 5 years एंड देन वांट्स टू सेल इट टू समवन एल्स। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। तो सिंपल सी बात है यार, इकोनॉमिक लाइफ तो उसकी थी 12 साल, जिसमें एक या एक से ज्यादा यूजर उस प्लांट का इकोनॉमिक बेनिफिट ले पाएंगे। ठीक है जी। यहाँ जवाब आ गया 12 साल। हमें जब प्लांट मिला तो उसकी इकोनॉमिक लाइफ रिमेनिंग कितनी थी, 8 साल। ठीक है जी। लेकिन हम उसको कितना यूज करने का इंटेंशन रखते हैं, 5 साल। तो हमारे लिए 5 साल क्या हो गई, यूजफुल लाइफ। तो अगर ये एसेट भले हमने लीज पे लिया हो या भले हमने इसको एक्वायर किया हो, अगर हमारा इंटेंशन इसको 5 साल यूज करने का है तो हम उसको 5 साल पे ही डेप्रिशिएट करेंगे बेटा। यस और नो? और अगर रिमेनिंग इकोनॉमिक लाइफ ये हमारे यूज करने के बाद पूछी जा रही है तो फिर इसका आंसर 3 साल होगा। मेरा नहीं ख्याल कि हम अभी करंटली पूछी जा रही है, मेरे हिसाब से करंट टोटल इकोनॉमिक लाइफ 12 साल थी, यूजफुल लाइफ हमारे हिसाब से 5 साल है। और जो जिस डेट पर हम इसको परचेज कर रहे हैं उस डेट पर उसकी रिमेनिंग इकोनॉमिक लाइफ कितनी है, 8 साल। हमारे यूज करने के बाद रिमेनिंग इकोनॉमिक लाइफ कितनी बचेगी, 3 साल, जो कि कोई और यूजर इस्तेमाल करेगा। तो 4 साल, 5 साल और 3 साल, तो ये एसेट जो वो 3 मुख्तलिफ यूजर यूज कर रहे होंगे। तो टोटल 12 साल की जो इकोनॉमिक लाइफ है वो एक से ज्यादा यूजर्स यूज कर रहे होंगे। यस और नो? जवाब दें। तो मेरे ख्याल से आपको यूजफुल लाइफ, लीज पीरियड, इकोनॉमिक लाइफ, ये सारा सिनेरियो पढ़ के क्लियर हो चुका होगा मेरे ख्याल से। पहले भी क्लियर होगा लेकिन सिनेरियो करने के बाद तसल्ली और हो जाती है।
क्या ख्याल है? जवाब दे बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, अगर वाकई आपको बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे हो जाना चाहिए फिर बेटा। हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 आपसे? अगर आपको बात समझ में आ गई है तो फिर क्वेश्चन नंबर 4 आपसे हो जाना चाहिए। हम वहां से तो सारे सिनेरियो सॉल्व कर दिए भाई। अच्छा, वो हैंड आउट मौजूद है आपके पास? हाँ जी, ओके। तो देखते जाइए, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लीजिए इन तमाम सिनेरियोस को भाई। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज आपसे हो जाएं सॉल्व। मतलब मैं नहीं चाहता कि कोई भी बारीक से बारीक पॉइंट रुक जाए आपका। बताइए सिनेरियो 1 क्या है? द लीज इज नॉन कैंसिलेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। तो नॉन कैंसिलेबल पीरियड 3 साल है फ्रॉम कमेंसमेंट डेट, जहां से लीज शुरू हो रही है। अच्छा जी। आफ्टर विच एंटिटी ए देन हैज ऑप्शन टू एक्सटेंड द लीज फॉर फर्दर 2 years। 3 साल बाद मजीद 2 साल के लिए लीज एक्सटेंड करने का ऑप्शन है किसके पास? लेसी के पास। एंटिटी ए इज रीजनेबली सर्टेन दैट इट विल एक्सरसाइज द रिन्यूअल ऑप्शन। जवाब क्या बन गया? 5 साल। हुसैन रजा आ गया मैदान में भाई आज तो। 5 साल। शहरोज ने भी जवाब दिया भाई 5 साल। इसका मतलब क्या है? सिनेरियो 1 के लिहाज से लीज पीरियड कितना हुआ बेटा? 5 साल। ठीक है। उसके बाद सिनेरियो 2। सिनेरियो 2 क्या है? द लीज इज नॉन कैंसिलेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years from commencement date, after which entity A then has the option to extend the lease for a further 2 years. Entity A is reasonably certain that it will not exercise the renewal option. Not. तो फिर लीज पीरियड कितना हुआ बेटा? 3 साल हो गया। मजे आ रहे हैं ना बेटा? बोला ऐसे एमसीक्यूज आए सर, मजे आ जाएंगे हमारे तो। क्या ख्याल है ना? एक एक नंबर करते करते कतरा कतरा समंदर बन जाएगा। फराज का पढ़ने का दिल करना शुरू हो गया मेरे ख्याल से। फराज बेटा वो क्या है जो तुम्हें पढ़ने नहीं दे रहा बेटा? ओके जनाब। लीज पीरियड कितना है? 10 साल। लीज पीरियड कितना है बेटा? प्लीज प्लीज। The lease is for 10-year period during which the first 7 years is non-cancelable. टोटल लीज पीरियड 10 साल तय हुआ है, लेकिन उसमें शुरू के 7 साल नॉन कैंसिलेबल है। तो जो नॉन कैंसिलेबल है वो तो कंफर्म लीज पीरियड है। एट द एंड ऑफ 7th year entity A has the option to terminate the lease. Entity A is reasonably certain that it will exercise termination option. लीज पीरियड 10 साल है, 10 साल में 7 साल नॉन कैंसिलेबल है। 7 साल के एंड पर लीज को टर्मिनेट करने का ऑप्शन है और वो रीजनेबली सर्टेन है कि वो टर्मिनेट करेगा। तो अब लीज पीरियड कितना हुआ बेटा? 7 साल हो गया। बेहतरीन बात हो गई ना? अच्छा जी। सिनेरियो नंबर 4। द लीज इज फॉर 10 years पीरियड ड्यूरिंग विच फर्स्ट 7 years इज नॉन कैंसिलेबल। जो नॉन कैंसिलेबल है कम से कम उतना तो लीज पीरियड मानना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द 7th year period, entity A has the option to terminate the lease. Entity A is reasonably certain that it will not exercise a termination option. 7 साल के एंड पे वो लीज को टर्मिनेट नहीं करने जा रहे, ये बात सर्टेन है इंसेप्शन पर। तो लीज कितना हुआ? 10 साल हो गया। लीज पीरियड 10 साल हो गया। ओके जी। उसके बाद द लीज is for a 10-year period during which first 7 years is non-cancelable. At the end of 7 year, जुनैद कोई क्वेश्चन है बेटा? जुनैद कोई सवाल है? At the end of the 7-year period, both entity A and the lessor have the option to terminate the lease.
entity A is reasonably certain that it will not exercise the option, the termination option. तो अब थोड़ा मसला हो गया ना, देखो दोनों पार्टीज का राजी होना जरूरी है बेटा। तो अगर लेसी जो है वो अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करता है लीज को टर्मिनेट ना करने का, लेकिन अगर लेसोर अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर ले लीज को टर्मिनेट करने का, तो लीज क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी ना बेटा, लेसोर के टर्मिनेशन वाला ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के लिए। तो इस सिनेरियो नंबर 5 में लीज पीरियड क्या बना बेटा, 7 साल बना, क्योंकि अगर लेसोर अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर ले, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों पार्टीज का एग्री होना क्या जरूरी है। लेसोर की सर्टेनिटी देखनी पड़ेगी जहां पर दोनों के पास ऑप्शन है ना। इससे पहले सिनेरियो में दोनों के पास ऑप्शन की बात नहीं बोली गई ना भाई, लेसोर ने ऑप्शन दे दिया तो फिर तो लेसोर की तरफ से हाँ ही समझो ना यार। लेकिन जहां पर लेसोर के पास भी ऑप्शन है टर्मिनेट करने का और लेसी के पास भी है, तो दोनों में से कोई एक टर्मिनेट कर सकता है ना लीज को बेटा। तो मामला सर्टेन है अनसर्टेन हो गया, क्या ख्याल है? क्वेश्चन के अंदाज को पढ़ो हुसैन बेटा, वो दोनों को ऑप्शन दे रहा है। इससे पहले जो है वो लेसोर ने अपना ऑप्शन लेसी के हाथ में रख दिया, बोला जो तुम बोलो वही होगा। लेकिन यहाँ पे लेसोर ने अपने पास ऑप्शन रखा है, तो मतलब वो भी जो चाहे तो लीज को टर्मिनेट कर सकता है। ठीक है जी, तो ये अनसर्टेनिटी आ जाएगी आपके पास। तो ये आपके सामने ये पांचों के पांचों सिनेरियोस क्या हो गया बेटा, सॉल्व हो गए। कोई मसला यहाँ तक? बोलिए। गुड। अब जरा एक काम करते हैं, जरा आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ के देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ के देखिए। Entity A, lessee, enters into 1 year contract over a plant. ठीक है जी, लेसी जो है वो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है, उसमें एंटर होता है। The lessor undertakes to insure the plant and to maintain it by having its service every month. The contract stipulates that the payments are 120,000 for the year, of which 20,000 relates to annual insurance and rupees 36,000 relates to provision for monthly services. Similar insurance provided by third parties would normally cost 20,000 per year, and the cost of monthly services would normally be 50,000 per year. Price to rent similar plant for a year without additional services insurance is 100,000. अब करना क्या है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट का पूरे साल का जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थे वो 1,20,000 रुपए, तो 1,20,000 में लीज रेंटल कितना है ये रिकॉर्ड करना है, ये चार्ज करना है, बताना है, ये वर्कआउट कर लेना है। जवाब दें। तो ये वही बात है ना कि कॉन्ट्रैक्ट में से लीज कंपोनेंट अलग करना, अब यहाँ पर क्या करना है, वो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अलग अलग करनी है। तो ये आप करके बताइएगा मुझे सॉल्व, कि देखना ये है कि आपको IFRS 15 याद है कि नहीं याद। कि जो आपका टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 1 साल का वो 1,20,000 है, तो 1,20,000 में कितनी पेमेंट टुवर्ड्स द लीज रिकॉग्नाइज होगी, ये आप ढूंढ के बताइएगा मुझे, क्या ख्याल है? जवाब दें, कर लेंगे? खामोश हो गए सब लोग यार, एकदम खामोशी छा गई।
चलो यही तो मौका मिला है, बच्चा बनने का बच्चों के साथ। भाई ये कौन था? बच्चा बन गया हूँ बच्चों के साथ। बहरहाल बेटा सवाल की तरफ वापस आइए। मैंने खाली ये पूछा सॉल्व हो पाएगा नहीं हो पाएगा। आप लीज कंपोनेंट में से नॉन लीज कंपोनेंट मतलब अलग कर पा रहे नहीं कर पा रहे, ये सवाल है मेरा। यार वैसे आपको ये दिखाई नहीं दे रहा कि उसने 1,20,000 में से खुद उसको आपको तोड़ के बताया है कि 1,20,000 में वो एनुअल इंश्योरेंस के पैसे चार्ज कर रहा है 36,000 रुपए, और वो क्या कहते हैं 20,000 रुपए चार्ज कर रहा है किसके, इंश्योरेंस के। अब आपको सोचना है जरा क्या है। बहरहाल कीजिएगा, सोचिएगा, मैं तो अभी आपको जवाब नहीं दे रहा इस चीज का, ठीक है ना। बहरहाल उसके बाद रिक्वायरमेंट पढ़ लें। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ लीज एंड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कंसीडरेशन दैट शुड बी एलोकेटेड टू द लीज कंपोनेंट। ये सवाल है आपसे, ये मैं जवाब दूंगा इसका, अभी नहीं दे रहा, अभी नहीं दे रहा, इसका जवाब मैं देता हूँ, ठीक है जी। अब उसके बाद लेसी की अकाउंटिंग हमने सीख ली। क्या सीख ली लेसी की अकाउंटिंग हमने, बताइए क्या लेसी की अकाउंटिंग हमने सीख ली बेटा? ठीक है जी। तो लेसी की अकाउंटिंग क्या होगी? अब सारी की सारी ऑन बैलेंस शीट अकाउंटिंग हुई, मतलब राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट कैपिटलाइज करेगा। लेसी को ये देखना ही नहीं है कि लीज फाइनेंस लीज है ऑपरेटिंग लीज है, क्या ख्याल है? लेसी को ये देखना नहीं है कि लीज फाइनेंस लीज है ऑपरेटिंग लीज है। लेसी को तो राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट कैपिटलाइज करना है। ये लेसी की अकाउंटिंग क्या है, जरा रिकॉल, मतलब हम सब कुछ कर चुके हैं और हम करने के बाद जरा थ्योरी समझ रहे हैं कि भाई क्या बोला जा रहा है, तो ये ट्रीटमेंट अब आपके लिए समझना आसान हो जाएंगे। A lessee is required to recognize right of use of asset representing its right to use underlying lease asset and a lease liability representing its obligation to make lease payment। क्योंकि पेमेंट नॉन कैंसिलेबल है तो उनकी प्रेजेंट वैल्यू लीज लाइबिलिटी के नाम से रिकॉर्ड होगी, और लाइबिलिटी क्रेडिट करके एसेट, उस एसेट को यूज करने का राइट क्या कर लेगा, अपने पास डेबिट कर लेगा। ठीक है जी। अच्छा, क्या अभी भी लेसी के पास ऑप्शन है कोई कि वो लीज को कैपिटलाइज ना करे बल्कि वो लीज के अंदर लीज रेंटल को एक्सपेंस बनाता रहे? तो यस, बिल्कुल ऑप्शन है। इसको हम बोलेंगे एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन हमने इससे पहले नहीं पढ़ी, अब आपके सामने रखते हैं। दो एक्सेप्शंस है बेटा, एक कहलाएगी शॉर्ट टर्म लीज, एक कहलाएगी लो वैल्यू एसेट लीज। शॉर्ट टर्म लीज क्या है? दोज हैविंग अ टर्म ऑफ 12 मंथ्स और लेस। अगर लीज पीरियड 12 महीने या उससे कम है तो ये शॉर्ट टर्म लीज कहलाएगी, इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ extension options. The election for short term lease is by class of asset। यानी कि शॉर्ट टर्म लीज का जो ऑप्शन होगा वो क्लास टू क्लास एक्सरसाइज होगा। ये नहीं हो सकता कि अगर एक क्लास में आपने राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट कैपिटलाइज किया हुआ है तो फिर आप क्या करें, उस क्लास के अंदर लीज एसेट शॉर्ट टर्म होने के बाद भी क्या करें, उसको कैपिटलाइज ही करें, क्योंकि वो पूरी क्लास पे अप्लाई होगा। हाँ, अगर पूरी क्लास के ऊपर शॉर्ट टर्म लीज का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है तो फिर आप पूरी क्लास के ऊपर शॉर्ट टर्म लीज का कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, और आप चाहें तो उसके लीज रेंटल को चार्ज करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बजाय कि आप उसको राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट डेबिट करके आप लायबिलिटी क्या करें, क्रेडिट करें। यानी मतलब शॉर्ट टर्म लीज, यानी शॉर्ट टर्म लीज का ऑप्शन ऑप्ट करने का मतलब क्या है? शॉर्ट टर्म लीज का ऑप्शन ऑप्ट करने का मतलब ये है कि आप जो लीज पेमेंट्स करेंगे उसको आप डायरेक्ट एक्सपेंस मान लेंगे। ठीक है जी। जिस तरह
ऑपरेटिंग लीज थी, लेसोर की बुक में इस तरह समझ लें ऑपरेटिंग लीज वाला कॉन्सेप्ट उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है किसमें, शॉर्ट टर्म लीज में। तो आप लीज पेमेंट्स को एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, फिर इस केस में आप राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट कैपिटलाइज नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा आप कब करेंगे, ऐसा आप कब करेंगे, जब लीज पीरियड 12 महीने है उससे क्या हो कम। ठीक है, द इलेक्शन ऑफ शॉर्ट टर्म लीज इज बाय क्लास ऑफ एसेट। ठीक है, क्लासेस ऑफ एसेट हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कवर चुके हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। तो जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो पूरी होल क्लास ऑफ एसेट पे अप्लाई होगा। उसके बाद लो वैल्यू लीजेस। दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर एसेट की वैल्यू लो है, लो वैल्यू लीज है। लो वैल्यू लीज क्या होती है, अब इसके बारे में कोई गाइडलाइन मौजूद नहीं है फिल्म, मतलब स्टैंडर्ड में कोई अमाउंट मौजूद नहीं है कि लो वैल्यू एसेट लीज क्या है। लेकिन जो आपका जो स्टैंडर्ड का दूसरा जो इंटरप्रिटेशन होती हैं, बेसिस ऑफ कंक्लूजन होते हैं, वहां पर ये बात लिखी हुई है कि हर वो एसेट लो वैल्यू एसेट लीज कहलाएगा जिसकी मालियत जो है $5,000 या उससे क्या है कम है। तो अगर आप कोई एक एसेट खरीद रहे हैं जिसकी मालियत $5,000 या उससे कम है, तो फिर आप उसको लो वैल्यू एसेट ट्रीट करके उसको राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट के तौर पे, मतलब लीज पे एक्वायर कर रहे हैं एक एसेट जिसकी मार्केट वैल्यू $5,000 या उससे कम है, तो फिर उस एसेट को आप राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट डेबिट ना करें, बल्कि आप उसका जो भी रेंट पे करें उसको आप चार्ज करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये ऑप्शन है कि क्या हम राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट डेबिट करने के बजाय एसेट ही रिकॉग्नाइज ना करें, यानी हम लेसी की बुक्स में जो लीज है उसको ऑन बैलेंस शीट लीज होने के बजाय क्या करें, पुराने वाले तरीके से ऑफ बैलेंस शीट लीज ट्रीट करें। तो क्या अब भी उसकी कोई गुंजाइश है? यस, गुंजाइश ही, एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन कब आएगी, या तो एसेट शॉर्ट टर्म लीज हो, या तो लीज शॉर्ट टर्म लीज हो, या फिर एसेट लो वैल्यू एसेट हो, लो वैल्यू लीज हो। द लीज for which underlying asset is of a low value, example telephones, laptop, computers and office furniture. The election for low value leases can be made on lease by lease basis. ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक एसेट लो वैल्यू लीज पर है तो आप उसके ऊपर चाहें तो लो वैल्यू लीज वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई ना करें, आप राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट डेबिट कर दें। अगली एक और लीज है जो लो वैल्यू एसेट लीज है, आप चाहें तो उस पर अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करें। मतलब ये आपकी मर्जी है कि आप इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करें या ना करें। एक्सेप्शन ऑप्ट करना आपकी मर्जी है। तो जो लो वैल्यू लीज ऑप्शन होगा वो लीज टू लीज ऑप्ट किया जाएगा, लेकिन जो शॉर्ट टर्म लीज वाला कॉन्सेप्ट होगा वो क्लास ऑफ एसेट पे अप्लाई होगा। यानी मिसाल के तौर पर अगर एक क्लास के अंदर एक शॉर्ट टर्म लीज वाला ऑप्शन ऑप्ट कर लिया गया है और फिर एक और उसी क्लास में एसेट आता है लीज पर जो कि शॉर्ट टर्म लीज है, तो उसको भी शॉर्ट टर्म लीज वाले ऑप्शन पे ट्रीट करना पड़ेगा। उसको फिर आप राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट कैपिटलाइज करके लीज ऑब्लिगेशन क्रेडिट नहीं कर सकते। तो शॉर्ट टर्म लीज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी क्लास पे अप्लाई होगा, और जो लो वैल्यू लीज वाला ऑप्शन है वो लीज टू लीज अप्लाई होगा। इन तमाम बातों को ध्यान में रखिएगा बेटा। यहां तक कोई सवाल है तो पूछिए। जवाब दें बेटा सब लोग प्लीज। यहां तक कोई डिफिकल्टी बेटा? ओके, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग नॉन रिलेटेड लीजेस। तो आप बताइए इसमें कहां कहां हम लो वैल्यू लीज का ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। एन एंटिटी एंटर्ड इनटू अ लीज एज अ लेसी ओवर अ न्यू पर्सनल कंप्यूटर with a value of $4,000. The retailer regards the amounts greater than 2,000 to be material. तो रिटेलर जो है वो 2,000 से ऊपर अमाउंट को क्या मानता है, मटेरियल मानता है। तो स्टैंडर्ड ने तो $5,000 की बात की हुई है कि $5,000 से $5,000 या उससे नीचे जो एसेट होगा उसको आप लो वैल्यू एसेट, लो वैल्यू लीज मान सकते हैं। ठीक है जी, तो अब आपकी मर्जी है कि आप लो वैल्यू लीज ऑप्शन अप्लाई करके चाहें तो इसको रिकग्नाइज ना करें, ये आपका ऑप्शन है, और चाहें तो आप रिकग्नाइज कर सकते हैं। मतलब एक्सेप्शन आप चाहें तो इस्तेमाल करें, ऑप्ट करें, चाहे तो ऑप्ट ना करें, ये आपकी चॉइस होगी। तो ये आप एक्सरसाइज बेटा करें।
मेरे ख्याल से। ठीक है, इनको जरा आप सॉल्व करके देखिएगा, फिर इन पे हम बात करते हैं आपसे मजीद। ये बुनियादी जो छोटी छोटी बातें अगर ये कवर हो जाएं तो इन पे हम बात करते हैं फिर आपसे। ठीक है जी, कर लेंगे इसको कंप्लीट आप लोग बेटा, कोशिश करेंगे बेटा इन सबको कंप्लीट करने की। जवाब दीजिए। ठीक है, इन तमाम क्वेश्चंस को आप देखिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तो बाकी इंशाल्लाह बात हम कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज।